गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज बताता हूँ। जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा, उसमें एक टॉपिक अभी बचा है। उसको हम नेक्स्ट टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद कवर करेंगे। वो टॉपिक है तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड्स का। आइसोमेरिज्म हमने करना है केवल बाइडेंटेड लिगेंड्स का, ठीक है। बाकी तो मैं जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है उसकी पूरी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने दे दी है, तरीके से देख ली तो एक बार उसको वीडियो प्लीज देख लेना। तो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर बात करें उसमें भी हम स्टार्ट करते हैं पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स से कि एक्चुअल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या। अब 12th में आके तुम्हें इतना आइडिया तो है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम किससे देख रहे हैं, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ठीक है। ये सभी एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल्स के अंदर जाता है, जैसे अगर हमने बात करी कि अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा एनएस में तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। अगर हमने बोला एनपी में जाएगा तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और ऐसे ही अगर n-1 डी के अंदर एंटर करता है बेटा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट समझ आई बात मैंने क्या बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करता है किसमें, n-1 डी के अंदर अगर एंटर करता है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो एक छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे तुम्हारे पास। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आएगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा बेटा, n-1 डी। कहां से, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसमें, ns 1 to 2। क्लियर है। पहली चीज समझ आती है हम क्या बोल रहे हैं कि डी ब्लॉक के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमसे पूछा गया तो वो ये पूछा जाएगा n-1 डी 1 to 10। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसको बोल रहे हैं बेटा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा n-1 डी के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। अब इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा बनता है यहाँ किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। इसी के साथ दूसरा एक और पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछ लिया n-1 डी 10 ns 1 to 2। तीसरा ऑप्शन हो सकता है इसमें आ जाए n-1 d 10 ns2, ठीक है। इस तरीके से दिया जाएगा। तो तुम्हें हमेशा याद रखना है, याद क्या रखना है, समझ लो इस बात की, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, n-1 d 1 to 10 और ns क्या होगा 1 to 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सही आंसर है। क्लियर है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोल रहे हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी ब्लॉक के अंदर, n-1 डी के अंदर, डी सबसेल्स में। अब इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको, इसको हटा देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम क्या बोल रहे हैं, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करा n-1 डी के अंदर, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या बताया था बेटा हमने, n-1 क्या, n-1 क्या, d 1 to 10 और ns 1 to 2, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका क्या नाम बोल रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोला जाएगा, अगर, अच्छा मैंने तुम्हें एक बार पहले हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी वहां पे भी चीजें कवर करी, बट इसको वापस थोड़ा ध्यान से समझना कि इफ एलिमेंट हैव एनी लार्ज if element have at least one unpaired electron, अगर किसी भी एलिमेंट के पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, या तो किस पे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी एलिमेंट्स के पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इफ एलिमेंट्स हैव at least one unpaired electron, at least one unpaired electron, either ground state,
or in standard oxidation state. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यही रहता है अपना 4s1 3d10। तो देखो बेटा यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अपने पास, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट इसी की जगह अगर हम किसको देखें, जिंक को देखें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d10, यही है 4s2 3d10। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी पेयर्ड्स होंगे, सभी क्या होंगे पेयर्ड, इसीलिए हम क्या बोलते हैं Zn Cd और Hg, इनको कभी भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। ये बात हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी देखी है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, या इसको बोला था शैडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है, नोट कर लेना इसको। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बेटा ये अलग अलग सीरीज में होते हैं, जैसे हम एक को बोलते हैं 3D, ठीक है, फिर आता है 4D और फिर आता है 5D स्टेज, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये क्या है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और ये क्या रहती है बेटा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये सब पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। अब जैसे हम 3D की बात करें, 3D 4D और 5D, 3D को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को क्या बोलते हैं सेकंड, और 5D को क्या बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो जो 3D होता है बेटा ये होता है स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है, ये रहता है तुम्हारा यर्टियम टू कैडमियम, और ये रहता है लैंथेनम टू मर्क्यूरी, ये। तो अगर तुमसे अब इसका जनरल सपोज ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया गया, तुम क्या बोल सकते हैं कि स्कैंडियम से जिंक का सुरेश चंद्र तिवारी वी सी आर में फैकोनी फैकोनी कॉपर जिंक पीतल। अच्छा ये चीज मैं तुम्हें अपना इससे पहले जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था वहां पे भी बता दिया था इनके शॉर्ट ट्रिक्स। कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद काफी कम चीजें रह जाती है जो इसमें हमने कवर करनी है। जैसे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 22 22, इसका 23 24, ऐसे कहां तक जा रहा है 30 तक, ठीक है। अब स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हम क्या बोल रहे हैं 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D के साथ हमेशा क्या रहता है 4s रहता है। तो ये जो रखे यहाँ पे जितना भी एटॉमिक नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर दो, ये हो गया तुम्हारा 4s2 3d1, ठीक है, 4s2 3d1। समझ आ गई बेटा बात है क्या बोल रहा हूँ मैं। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसको शॉर्ट तरीके से सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफी तुम्हारी हेल्प करता है जब तुम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे होते हो, ठीक है। अगर इसकी बात करें टाइटेनियम की तो क्या होगा 3D और 4s तो रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने बेटा 22, तो कितने करो 2 और 2। वैनेडियम का सेम ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा 3D 4s, इलेक्ट्रॉन कितने 23, तो 2 और 3। तो इस तरीके से तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। क्रोमियम तुम्हारा एक्सेप्शन है, पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ आती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोला जा रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है बट वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसे Fe पूछा जा सकता है, Pd Pt, इनके कंटिन्यू तुम्हारे पास क्या रहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ आती है बेटा। वैसे इसमें नोट करने वाली चीज कुछ भी नहीं है, बट अगर चाहो तो भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें आता है बेटा वो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो इसको, फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लो इसको, फिजिकल स्टेट की जगह फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बेटा इसकी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। तो हम क्या बोलते हैं जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेटा, एक तो जेड इफेक्ट इसको अफेक्ट करता है, ठीक है, एक क्या करता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, ये दो फैक्टर्स हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से
इसको याद ही कर लो, V C R M N F E C O N I C U Z N, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे बेटा, तो हम क्या बोलते हैं, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो पहले क्या होता है, रेडियस डिक्रीज करती है, फिर क्या रहती है, इन तीनों की रेडियस नियरली इक्वल रहती है, और उसके बाद क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। अब इसका रीजन क्या है, जो पहले डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है बेटा, ये रहता है जेड इफेक्ट, ठीक है। जेड इफेक्ट ज्यादा रहता है किसके कंपेयर में, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। फिर इन तीनों में FeCO और Ni में अगर हम देखते हैं जेड इफेक्ट और सिग्मा, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, नियरली इक्वल। और लास्ट में यहाँ पे हमें क्या दिखता है, सिग्मा डोमिनेट करते दिखता है किसके ऊपर, जेड इफेक्ट के ऊपर। तो इसलिए क्या होता है, इसका साइज इंक्रीज होता है। तो पहले अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें, तो लेफ्ट टू राइट पहले डिक्रीज होता है, फिर नियरली इक्वल, फिर क्या होता है, धीरे धीरे साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। अब इसका रीजन क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। ये तुम पहली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, किसमें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा किसका, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड। तो मैं सिंपल वापस बता रहा हूँ कि जेड इफेक्ट और सिग्मा इसमें क्या करता है, फैक्टर्स अफेक्ट करता है। स्कैंडियम से Mn Fe तक साइज डिक्रीज करेगा, FeCO Ni का साइज नियरली इक्वल रहेगा, कॉपर और जिंक का साइज क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर और जिंक में क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है, अगर हम बोले एक एटम है ये, ठीक है, यहाँ एक एटम है सपोज। अब देखो, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या बोला, 4s2 3d1, 4s2 3d2, फिर 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6। मतलब एक चीज आइडिया आ रहा तुम्हें कि s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है 2 है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं किसमें, वैलेंस शेल में। जैसे ये बोल रहा हूँ, अगर ये एक एटम है, तो इसका जो s वाला ऑर्बिटल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2, ठीक है। बट जो 3d में है वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। इसको वापस देखो क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। 3d, ये है 6, ये एक एटम है सपोज, ठीक है, ये एटम है बेटा। अब देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो 3d, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, 4s2 है, लास्ट में कौन सा शेल है, 4 है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, पहले d1 था, ठीक है। तो ये अंदर जब आएगा, जब न्यूक्लियस इस s के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अंदर का d इसको क्या करेगा, रिपेल। बट पुअर शील्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही रहता है। बट धीरे धीरे यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे बेटा, D2 हुआ, फिर D3 हुआ, D4 हुआ, D5 हुआ। तो जैसे जैसे डी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, सिग्मा बढ़ेगा। सिग्मा मतलब शील्डिंग बढ़ेगी, इफेक्टिवली शील्ड करेंगे, शील्डिंग इफेक्टिवली रहेगी, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इसके क्लोज आने से रोकेंगे, अंदर न्यूक्लियस के क्लोज आने से रोकेंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि s में इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बट d में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे d में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, वो क्या करेगा, शील्ड ज्यादा करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सपोज, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकंड टाइम पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्ड करेंगे इसको। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, जेड इफेक्ट कम हो जाता है। जेड इफेक्ट कम होगा तो साइज धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डी जब जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ता है। और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, तो Fe तक क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, फिर FeCO Ni का साइज नियरली इक्वल, और कॉपर और जिंक का साइज क्या होता है बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो एटॉमिक रेडियाई हमने पहले पढ़ी है, और ये जो टर्म पढ़ रहे हैं ये होता है तुम्हारा क्या, जेड इफेक्ट, ठीक है। और एक चीज और पढ़ी थी हमने, लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, एक एटम है ए, ठीक है, दूसरे एटम हम बोल रहे हैं बी, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, रेड से दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस इसके ज्यादा क्लोज है,
तो इफेक्टिवली क्या करेगा, अट्रैक्ट। बट इसमें क्या है, न्यूक्लियस थोड़ा दूर है। ए के केस में न्यूक्लियस क्या है, टाइटली बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा, किसके कंपेयर में, डी के कंपेयर में। मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। मेटल का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और कैटायन फॉर्म करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर रहे हैं। और इजीली कौन लूज करेगा, जिसका साइज बड़ा है। समझ पा रहे हो, जो भी एटम का साइज बड़ा है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करेगा। इसका मतलब अगर हम देखेंगे एस ब्लॉक से हम अगर जाते हैं, एस ब्लॉक से हम कहां को जाते हैं, एस ब्लॉक टू मूव कर रहे हैं, एस ब्लॉक टू डी ब्लॉक। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, एटम का साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। एटम का साइज डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। और अगर साइज डिक्रीज होगा बेटा तो क्या इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, लोअर होगा, किसके कंपेयर में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपेयर में। इसको लिख सकते हो तुम, मेटेलिक कैरेक्टर लोअर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, किसके कंपेयर में, एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपेयर में। सही है, ठीक है बेटा, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।